बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आप एहतियात भी कर रहे होंगे। हमजा, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं खुद एतमादी, खुद यकीनी। इस पे कितना आप बिलीव करते हैं कि ये इंसान की पर्सनैलिटी में कितना किरदार अदा? मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो खुद एतमादी ही अदा कर रही होती है। आपको अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है तब ही आप लोगों के अंदर जा सकते हैं, या कोई भी फैसला ज़िंदगी का करना हो, खुद एतमाद शख्स बेहतर फैसला कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस खुद एतमादी के ना होने के पीछे कौन कौन से अवामल हो सकते हैं जो कारफरमा हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इंसान जब पैदा होता है तो वो जिस माहौल में पैदा होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है। और सबसे पहले जो बच्चे को मिलते हैं वो होते हैं वालिदैन, फिर उसका इर्द गिर्द का माहौल, मुआशरा जिसको आप कहते हैं, फिर होते हैं दोस्त अहबाब, मतलब आप किस बैठक में बैठते हैं जिसको हम कहते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। खुद यकीनी, खुद इन्हसारी, खुद एतमादी भी कह सकते हैं। और फिर जिनमें इन चीज़ों की कमी होती है, एक वो इंसान होता है। अच्छा। जो वो इंसान होता है जिनमें इन चीज़ों की कमी हो जाती है, ये तमाम अवामल ही कारफरमा होते हैं उसको बनाने में भी और एक खुद एतमाद इंसान को बनाने में भी। अच्छा, अगर उसको मतलब कि बेहतर माहौल मिलेगा तो वो खुद एतमाद होगा, खुद एतमाद होगा। लेकिन समटाइम हम पता है क्या कर जाते हैं, पेरेंट्स हमारे क्या कर जाते हैं, हमारी सोसाइटी क्या करती है हमारे साथ कि ये तो कर ही नहीं सकता, तुमसे तो ये होगा ही नहीं। अच्छा, उसको पहले ही जो है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं ये तो अच्छा 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं घर में, बड़े वाला तो बहुत अच्छा है, हाँ तुम उसके जैसा क्यों नहीं बनते हो, वो देखो ये काम कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा। आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप उसकी जो पर्सनैलिटी बिल्ट होनी है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी बिल्ट होनी है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मार रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि वो बच्चा ये मान लेता है कि बड़ा भाई तो बेहतर है, बड़ी बहन तो बेहतर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो उन पे इन्हिसार करना शुरू कर देता है। बिल्कुल और आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या होता है, उसके अपने रिश्ते ख़राब होते हैं, क्योंकि वो अपनी घरेलू लाइफ, जो निजी ज़िंदगी जिसको आप कह लें, पर्सनल लाइफ कह लें, आप उसकी जो शादी होती है वो उसको भी उस तरीके से देखता है, दूसरों के मशवरों के ऊपर चल रहा होता है। वो खुद तो कोई फैसला नहीं कर सकता, खुद तो उसको लगता है कि मैं तो बेहतर इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो दफ्तर में जाके वो अपना कोई, उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत कुछ वो करना चाहता होगा, हिम्मत नहीं होगी कि किसी को बताए, होगी कि वो बताए मैं तो गलत ही हूँगा और मेरे पास तो कुछ अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, हम कहते हैं माँ की गोद पहली दरसगाह है, मुआशरा जो है वो दूसरी दरसगाह है, और दोस्त अहबाब उसको मिलकर बनाते हैं। तो खुदारा किसी को भी इस तरीके से ना डिग्रेड मत किया करें, टॉर्चर मत किया करें, तुम तो ये कर ही नहीं सकते भाई, उसको इनकरेज करें, उसको कहें, मोटिवेट करें, उसको कहें कि तुम ही तो कर सकते हो, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें। और हम आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एंड ये है मतलब इतना डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप उनको डिग्रेड ना करें, उनको मोटिवेट करें, उनको साथ लेकर चलें। अगर उनका कोई वीक पॉइंट है भी तो उसको इग्नोर करें, उनकी अच्छाइयों को उनके सामने रखें। एग्जैक्टली, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको देखें और उसको बताएं कि नहीं, अगर बड़े में ये स्ट्रेंथ है तो तुम में ये स्ट्रेंथ है, अगर तुम में ये वीकनेस है तो बड़े में भी तो ये वीकनेस है ना। तो कोई बात नहीं, कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, और सबको अगर हम एक ही तराजू में तोलना शुरू कर देंगे तो ये इंसान है, ये कोई रोबोट नहीं है कि हम एक जैसे इंसान बना सकते हैं। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक ने अपने तरीके से जो है इस दुनिया में आना है, इस दुनिया में काम करना है, और फिर इस दुनिया से और हम अपने रवैयों से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, मुआशरे को एक अच्छा इंसान दे सकते हैं। वो है हमारे अपने रवैये, कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दोस्त अहबाब उसको किस तरीके से मिलते हैं और ट्रीट करते हैं, फिर हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा उसको क्या सिखा रहा है और क्या तरगीब दे रहा है। तो ये सब अवामिल जो ये मिलकर एक अच्छा इंसान, एक परफेक्ट इंसान, या फिर एक खुद एतमाद, कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो बनाते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन की जो फ़ज़ा है उसको तो हम सब सपोर्ट करते हैं कि कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन वो टॉर्चर नहीं बन जाना चाहिए। तो खैर, हम सब कोशिश करेंगे कि हम दूसरे को जो है अपने साथ लेके चलें, अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आगे पीछे धकेलने की कोशिश करें। अभी हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, लेकिन आज अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस से जंग लड़ती कौम के लिए एक जो है ना हवा का झोंका जिसको कहा जाए वो है
कि पाकिस्तान के अंदर जो हम वैक्सीन तैयार कर रहे थे पाक वैक, उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है और वैक्सीन जो है चीन से दरामद कैंसाइनो के खाम माल से तैयार की गई है। पाक वैक जो है 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाने के लिए लॉन्च की गई है और पाक वैक वैक्सीन कौमी इदारे सेहत में तैयार की गई है, जिसका खाम माल और जो तकनीकी सलाहियत थी वो चीन ने फ्राहम की थी। टीम भी हमारे साथ चीन से यहाँ पर आई थी और फिर हमारी हेल्प की गई उसको वैक्सीन को तैयार करने में। और जो वज़ारत कौमी सेहत ने इब्तदाई तौर पर कौमी इदारे सेहत को पाक वैक की 30 लाख डोजेज़ तैयार करने के अहकामात दे दिए। हाँ जी, पाक वैक की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, पैकिंग है और मटीरियल है, वो कौमी इदारा सेहत में ही तैयार किया गया। और पाक वैक लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीन बनना इतना सादा मरहला नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस और मयार को बरकरार रखने के लिए बड़ी बारीक बीनी से कोशिश करनी होती है, जो कि हमने की है। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात की बात करें, SOPs पर अमल दरामद की बात करें, कोरोना केसेस में मुसलसल जो है इशाल कमी आ रही है। अगर हम आज की बात करें तो शरह 3.90%। और जिस तरह हमजा वैक्सीन की बात करें, फैसल सुल्तान ने जिस तरह से कहा है कि बहुत बारीक बीनी से काम लेना है, तो इंसानी सेहत का वो है मामला है और जिस तरह के हालात हैं बहुत बारीक बीनी से ये वैक्सीन तैयार की गई है, बहुत ही सेफ वैक्सीन। और साइनोफार्म की किस्म की जो ये वैक्सीन है वो तैयार कैंसाइनो की जो तैयार की गई है। फिर इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रही और बलूचिस्तान में कोरोना से फैलाव की शरह कम होकर 5% हो चुकी है, जो कि हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तो सूरत हाल है कराची में। अभी तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि 10% से शरह ऊपर है, वहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कैसी खबर है ये कि अब पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन तैयार हुई और पाक वैक के नाम से वैक्सीन आ गई है, हमें इस वबा से छुटकारा हासिल करने में कितनी मदद मिलेगी इस वैक्सीन की वजह से? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ जी कि ये बड़ी एक खुशाइंद खबर है पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वबा से निपटने के हवाले से। और दूसरी तरफ ये एक पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है उसका जो एक असर है और उसकी जो एक इफेक्टिवनेस है उसकी भी मज़र है ये डेवलपमेंट जी। ये वैक्सीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में पहली वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल हुआ था, वो भी यही वैक्सीन थी। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो सलाहियत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, उसको चाइना की मदद से दोबारा खड़ा किया जाए। और गो के इसका खाम माल जो है उसकी तैयारी तो चाइना में ही हो रही है, लेकिन हम इसकी फिल फिनिश इसको कहते हैं, ये एक आखिरी फंक्शन होता है कि जिसके बाद ये वैक्सीन छोटी बोतलों में डाली जाती है, उसका क्वालिटी चेक होता है वगैरह वगैरह। जिस तरह आप बिल्कुल इसका भी बड़ी क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है। मैं ये समझता हूँ जी कि इससे पाकिस्तान जिस तरह के कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 मिलियन डोजेज माहाना पाकिस्तान बना सकेगा खुद जी। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली इस वबा से निपटने का जो वाहिद हल है वो इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो शुरुआत हुई है अब वैक्सीन की रिवाइवल हुई है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की, तो इससे बहुत सारे दूसरे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी दूसरी वैक्सीन बनाई जा सकेंगी। और मुझे मालूम है पे कि कुछ कोशिश हो रही है कि मैसेंजर RNA वैक्सीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है उससे भी इस्तेफादा करे पाकिस्तान जल्द से जल्द, और उस हफ्ते से भी पाकिस्तान के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं कि ये साइनोवैक से के खाम माल से तैयार की गई है, जो पाक वैक के नाम से वैक्सीन इस वक्त दस्तयाब है। साइनोवैक के नाम से या कैंसाइनो के नाम से? कैंसाइनो। अच्छा ठीक है, कैंसाइनो के नाम से ये जो वैक्सीन ऑलरेडी चाइनीज़ वैक्सीन थी जो आ रही थी, उसी के खाम माल से आपने ये वैक्सीन तैयार की है, उतनी ही इफेक्टिव है? और फिर इसका ये बताइएगा कि 1 डोज लगाए जाने का बताया जा रहा है, बाकी हम देख रहे हैं बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनकी 2-2 डोजेज़ लगाई जा रही हैं, इसकी 1 डोज है। कितनी ये इफेक्टिव है बॉडी के ऊपर, क्या उतनी ही इफेक्टिव है? और फिर हम जब खुद अब बना रहे हैं वैक्सीन, तो क्या हमें अब भी बाहर के ममालिक से वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? जी आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब।
पहली बात ये जी कि क्या ये इफेक्टिव है, तो ये उतनी ही इफेक्टिव है जितनी ये चाइना में इफेक्टिव है, क्योंकि ये वैक्सीन वही है, इसकी आप यूँ समझें कि री पैकेजिंग यहाँ पे हुई है और उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी किया गया, लिहाजा किसी किस्म का किसी जहन में कोई मुगालता नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन पुरअसर नहीं है। ये उतनी ही पुरअसर है जितनी कि ओरिजिनल चाइनीज़ वैक्सीन पुरअसर है, क्योंकि ये वही वैक्सीन है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हमें और वैक्सीन लेनी चाहिए दूसरे ममालिक से जब हम खुद, जी यकीनन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक 3-4% मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीन इम्यूनाइज हो चुकी है। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, लिहाजा जितनी भी वैक्सीन और जिस कदर और जिन मुख्तलिफ सोर्सेज से वैक्सीन पाकिस्तान में आ सके उसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि अब ये जो मसला है कि लोग ये बात करते हैं कि हमें तो फ़लाँ वैक्सीन लगवानी है, पाकिस्तान में जब खुद वैक्सीन बन रही होगी 3 मिलियन जो है डोजेज़ हम माहाना तैयार कर रहे होंगे, क्या हुकूमत को उस तरफ जाना चाहिए कि आप लोगों को इंसेंटिव देना शुरू करें या फिर लोगों पर पाबंदी लगाना शुरू की जाए कि लाजमी तौर पर आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं जब हम खुद वैक्सीन तैयार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें करनी चाहिए, हमें ये बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इसके बारे में ज़रूरी मालूमात दें, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और लोगों को इसके बारे में ज़रूरी जो मालूमात है वो पहुँचाई जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर रुझान हो भी रहा है वैक्सीन के लिए, और अब जो ये 19 साल से कम ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने का जो शुरुआत हुई है, तो इससे मेरा ख्याल है कि लोगों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रुझान है वैक्सीन लगाने के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि इससे बहुत ज़्यादा मुस्बत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। और इशाल देखें ना, मतलब आप देखें कैंसिनो बायो की है ये वैक्सीन, एक ही डोज थी, वही एक डोज आएगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल जो फेज़ 3 थे ये पाकिस्तान के अंदर भी हुए थे, हमने वो भी देखे थे और ये बड़ी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल होगी जिस वक्त हम बना रहे होंगे, अगर 3 मिलियन डोजेज़ हम बना रहे होंगे माहाना, तो फिर हम इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है जाना शुरू कर देंगे कि लोगों को कहा जाएगा कि भाई आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब आप भी वैक्सीन लगवाएं और खुद को वैक्सीनेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमजा, हमें मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क की हम बात करते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हमें दरपेश हैं, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से निकल चुका है और कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और तेज़ी से तरक्की करेगा। हाँ जी, उनका कहना है कि अपोजिशन ने पहले ही दिन कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारी हुकूमत तो फेल हो गई है। पिछले हफ्ते ग्रोथ रेट जब तकरीबन 4% तक आया तो अपोजिशन कहती है आदादोशुमार ठीक नहीं है, अपोजिशन आज बड़ी मुश्किल में है। हाँ, ये उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि उन पर बड़ा तरस आता है। मुखालिफिन जो है वो डरते हैं कि मईशत बेहतर हो गई तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि बादशाहों की तरह मैं अशरफियों की थैलियाँ नहीं फेंक सकता। ये उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कोई भी मुझे फंड देने होते हैं तो मुझे पहले वज़ीर ख़जाना से मुशावरत करना पड़ती है, मैं इस तरह से चीज़ें लुटा नहीं सकता कि खुद से कोई फैसला कर लूँ, मुझे ख़जाने की तरफ देखना होता है और वहाँ पर वज़ीर ख़जाना मौजूद होते हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान को अपना समझा, ये कहा वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार बलूचिस्तान में तरक्याती कामों पर पैसा खर्च किया जा रहा है और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल ज़ियारत में LPG का प्लांट भी लगा दिया जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल ऐसे जी ऑन करने की बात की उन्होंने कि हमने अपना मान लिया। उसे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से दरख्वास्त करेंगे, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दें। अब ये बलूचिस्तान में भी हेल्थ कार्ड का इजरा जो है उसकी दरख्वास्त की गई है जाम कमाल साहब से कि वो भी हेल्थ कार्ड इशू करें। हाँ, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लियाकत चवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत चवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरा बलूचिस्तान को कैसा देख रहे हैं? फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हेल्थ कार्ड की भी कुछ बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है जब तशरीफ लाए वो एक पैकेज ऐलान करके गए। उन्होंने साबिका अपने पैकेजेस हैं जिसमें 600 अरब रुपए जो बलूचिस्तान की प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पास्ट में इग्नोर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए है। CPEC के प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस तरफ इशारा किया और उन्होंने इस तरफ बड़ा एम्फेसाइज किया कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ियारत की बड़ी अहमियत है और बड़ा लोग चाहते हैं कि उसको विज़िट किया जाए। और उन्होंने KPK का मिसाल दिया कि लास्ट गवर्नमेंट चूँकि वहाँ पर भी KPK की थी, अब भी है, तो टूरिज़म के हवाले से वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन हुआ
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से कितना माशी फ़ायदा मिला। तो उन्होंने यही कहा, लेकिन उससे कबल ही पिछले बजट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए सिर्फ ग्वादर मास्टर प्लानिंग के लिए हमने एलोकेट किए हैं और कोई 350 मिलियन रुपीस इसके अलावा ग्वादर को एज अ रिजॉर्ट उसको डेवलप करने के लिए हमने एलोकेशन किए हुए हैं। और इसके अलावा भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का टूरिज्म पे बड़ा हमारा फोकस है, जिसमें हम 7 टूरिस्ट पॉइंट्स साहिल समंदर पे बना रहे हैं। मूला चुट्टो खुशदार है, लसबेला में जो इंगला राज का जो मंदिर है, इंगलाज मंदिर, उसको डेवलप कर रहे हैं। टूरिज्म पे हमारा भी फोकस है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है और इसी हवाले से उन्होंने जिक्र किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि बलूचिस्तान तारीख पास्ट में जो है वो इग्नोर्ड रहा, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किए रखा, पास्ट में उस पर तवज्जो नहीं दी गई और अब दीगर सूबों के बराबर लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं और उनका कमिटमेंट भी है कि वो बलूचिस्तान को डेवलप करके स्कीमात दे के उसको एलिवेट किया जा सकता है। और उन्होंने जिक्र किया फेडरल गवर्नमेंट का जो नौजवानों को कर्ज ज़ियासना का स्कीम है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा उसके कोटे से बढ़ के। और साथ ही उन्होंने दीगर जो बलूचिस्तान में सीपैक के प्रोजेक्ट्स है, जो लास्ट गवर्नमेंट ने सीपैक उनकी गवर्नमेंट में तो शुरू हुआ मियाँ साहब का, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया कि दीगर भी बहुत सारे जो है रोड कनेक्टिविटी के मंसूबे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान है और दीगर सूबों की निस्बत यहाँ पे रोड बनाने में ज़्यादा वक्त और पैसा इसलिए लगता है कि एरिया बहुत वास्ट है। एक तो एरिया वास्ट है, दूसरा पास्ट में कोई काम भी इस पे नहीं हुआ। तो ये वो मिनिस्टर साहब के इक़दाम है। आपने भी शाहवानी साहब, हम देख रहे हैं बहुत सारे मंसूबों का ऐलान तो किया गया है, क्या वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान हर मामले पर मौसर कोऑर्डिनेशन चल रही है? जी बिल्कुल, मौसर कोऑर्डिनेशन है, अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है। और ऐसा एक फेडरल गवर्नमेंट के जो खुद चाहता हो कि बलूचिस्तान को डेवलप किया जाए, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन भी है, रिलेशनशिप भी है, मोहब्बत भी है, एक रेसिप्रोकल सिंसियरिटी का एक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारा। और इस गुड रिलेशनशिप का फायदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे हवाम को हो रहा है। अब तो प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट के आ रहे हैं, जब ये मेटेरियलाइज होंगे, ग्राउंड पे सारे स्कीमात आएंगे। अब भी CTWP में मुतअद्दिद डैम्स के बड़े बड़े मंसूबे, जिसमें 4.4 बिलियन की भी स्कीमात हैं, 8 बिलियन की भी स्कीमात हैं, वो CTWP में अप्रूव हो गए। एक हमारा नाल टू आवारान 168 किलोमीटर का एक रोड है, 32 बिलियन रुपीस उसके लिए उसकी कॉस्ट है, उसकी भी अप्रूवल हुई है। तो इस तरह की मुतअद्दिद स्कीमात और भी सामने आ रहे हैं। ये वो एक अच्छी रिलेशनशिप है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का ये विजन है कि एज अ कोलिशन पार्टनर रोज अव्वल से हम नजरियाती एक ताल्लुक में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वाबस्ता रहे, कभी आर्म ट्विस्टिंग नहीं की, कभी बजट पे भी ब्लैकमेलिंग नहीं किया। जब जब प्राइम मिनिस्टर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जरूरत पड़ी, तो अरावल दस्ते में उनका हमारा किरदार रहा, उसके साथ ठीक है। यानी साहब, ब्रीफिंग जो है वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मामलात पर ली है। वहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की बात करें तो उनसे कुछ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका वो बरमला इजहार भी करते हैं, मुश्किलात का शिकार नज़र आती है अक्सर जो है बलूचिस्तान हुकूमत। इस पर भी वज़ीर आज़म साहब से कोई गुफ्तगू हुई है, कोई बातचीत हुई है? देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और एज अ कोलिशन पार्टनर जाम कमाल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं। उनके लेवल पे ये कोलिशन का जो सिलसिला है शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जाम कमाल साहब को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। उनकी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, उनका विजन, उनकी कम्पिटेंसी, उसका हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तरिफ रहे हैं। मीटिंग्स में अपने इज्तिमाअत में जब उन्होंने खिताब किया है मीडिया के सामने, तो उस लेवल पे जाम कमाल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि वो बेहतर अंदाज में जो काम कर रहे हैं ये सिलसिला जारी रहे। कुछ जो है PTI के हमारे मोहतरम हैं सरदार
ये अरबाब रिंद साहब, उनके ग्रीवेंसेस थे और एज अ कोलिशन पार्टनर अपनी जगह पार्टी के अंदर भी जो इजहार राय है उसकी आज़ादी भी है और डिफरेंस होनी है। शाहवानी साहब होनी भी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक बार फिर से वही बातें दोहराई कि माजी में बलूचिस्तान के लिए जो पैसा दिया गया वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ। आपकी हुकूमत तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाती ताकि ये बात भी बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए ये गुफ्तगू? देखिए, ये जिम्मेदारी नैब की है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है और नैब के मामलात में हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है बाकी सूबों के मद्दे मुकाबिल के हमने नैब के साथ एक MOU साइन किया है। CMIT और नैब का बाहम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में ये तकरीब हुआ था। तो हम नैब को जो फर्दर असिस्टेंस ज़रूरत है, जो इंफॉर्मेशन ज़रूरत है, जो कोऑर्डिनेशन ज़रूरत है, उसके लिए हमने बाकायदा MOU साइन किया है। तो बाकी नैब जो है पास के बहुत सारे इस तरह के हुक्मरानों के अभी भी नैब ने केसेस टेकअप किए हैं। कुछ इनिशियल प्रोसेस में हैं, कुछ में उन्होंने डेवलपमेंट और प्रोसीडिंग्स में आगे वो बढ़े होंगे। नैब नोज बेटर। हम ना नैब को प्रेशराइज कर सकते हैं, ना उनके मामलात में हम इंटरफेयर करते हैं। हाँ, नैब को जहाँ जहाँ हमसे कोई फैसिलिटी ज़रूरत पड़ेगी, कोई असिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी, कोई कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए हम जी ठीक है। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में बात हुई और कुछ जो उधर चपकलिश चल रही है, कुछ नाराज़गियाँ हैं वहाँ पर, उस सवाल से उनको कहना है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वज़ीर आला पर पूरा भरपूर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो उसमें मसाइल नहीं होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।